हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे क्रस्ट नेटवर्क का, जिसका सिंबल है CRU। ये कॉइन किस तरह का है, किस तरह से इसके फीचर्स हैं, टोकनोमिक्स कैसी है, कितना फ्यूचर पोटेंशियल है, आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती है। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल। $0.5948 पर ट्रेड करा अभी करंट में। इस कॉइन ने लगभग ऐसा समझ लो खून के आंसू रुलाए होंगे जिसने भी इसको बाई किया होगा पिछले बुल रन में। तो बहुत बुरी हालत होगी, क्योंकि आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो आप खुद ही सोचोगे कि मतलब क्या किया इसने। बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड जो इसकी टोटल सप्लाई यहाँ अपडेटेड नहीं है, और अगर ये अपडेटेड नहीं सर्कुलेटिंग सप्लाई तो इसकी मार्केट कैप भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। टोटल सप्लाई आप ऐसा समझ लो 25 पॉइंट समथिंग मिलियन अभी करंट में है, एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई नियरली 16 मिलियन है। आउट ऑफ विच अगर आप देखो कैलकुलेट करके विद रेस्पेक्ट टू करंट प्राइस तो $10 मिलियन के बराबर इसकी मार्केट कैप बनती है। अगर आप इसको बाई करना चाहो, काफी सारे डेस्क पे अवेलेबल है, बट वहां से बाई करना आपके लिए प्रेफरेबल नहीं होगा, एंड आपको बहुत सारे सेंट्रल एक्सचेंज से बाई कर सकते हो। होबी ग्लोबल पे अवेलेबल है, गेट.io पे अवेलेबल है, कॉइन1, कॉइनएक्स पे, बीकेक्स पे, बिटमार्ट पे, इन पे अवेलेबल है। इन केस इफ यू वांट टू बाई इट यू मे बाई इट फ्रॉम देयर। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, फिर इसका फीचर्स पे जाएंगे, देन वील गो टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। बैकग्राउंड पहले ऐसा समझ लो कि पहले तो ये अभी करंट में अगर देखोगे तो पोल्काडॉट इकोसिस्टम का पार्ट है, यानी 30th जो 30वां पोल्काडॉट के जो पैराचेन का ऑप्शन हुआ था उसमें इसने स्लॉट सिक्योर किया था और वहां पे इसको स्लॉट मिल गया था। इससे पहले एक ERC-20 टोकन था। जब आप टोकनोमिक्स मतलब पार्ट से पहले हम एक्सप्लोरर पे जब देखेंगे तो वहां पे आपको 20 मिलियन दिखाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 20 मिलियन पहले मिंट किए गए थे इथेरियम के नेटवर्क पर, जिनका सर्टेन एक वेस्टिंग शेड्यूल है, उसको भी हम देखेंगे। एंड उसके बाद एक फर्दर मिंटिंग मैकेनिज्म इसकी स्टार्ट हुई जब ये इसका मेननेट लाइव हुआ, तो उसके बाद मतलब 2 जगह से इसके कॉइन जो है सर्कुलेशन में आए थे। इसी वजह से जिन लोगों ने टोकनोमिक्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी और इसको नहीं देखेगी इसकी टोकनोमिक्स, वो बहुत बुरी तरह से फंस गए होंगे। अब थोड़ा सा इसके फीचर्स की बात करते हैं। क्या मतलब कौन सा कंसेंसस यूज करता है? MPOW, विच इज मीनिंगफुल प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क और मीनिंगफुल प्रूफ ऑफ वर्क में इतना अंतर है कि प्रूफ ऑफ वर्क में हैवी एनर्जी कंजप्शन होता है, बट मीनिंगफुल प्रूफ ऑफ वर्क में इतना ज्यादा मतलब हैवी एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ TEE मैकेनिज्म, यानी टी मैकेनिज्म बोलते हैं, विच इज कॉल्ड ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि ये इतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करे। इसके साथ साथ अगर इसके ऑपरेटिंग की कंडीशन देखो, कैपेसिटी देखोगे, ऑब्वियसली ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है फाइल कॉइन, BTT और जिस तरह के सिया कॉइन है, इस तरह के जो इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम या फिर जो डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज मतलब अवेलेबल कराते हैं, उनका ये क्लाउड स्टोरेज यू कैन से उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1200 पेटाबाइट की है। अगर करंट में देखो 3 से 4% ही उतना मतलब यूटिलाइज हो रहा है, और मैक्सिमम आप देखो अवेलेबल है। इनकेस अगर इस पर हैवी लोड भी आता है तो ये बड़े आराम से वेव कर लेगा। और अगर इंटीग्रेशन देखोगे करंट में किस किस के साथ है, बहुत सारी ब्लॉकचेन के साथ ऑलरेडी हो चुका है। इथेरियम में बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ ऑलरेडी है, पॉलीगन है, सोलाना, नियर, एलरोन, हैको एंड ऑब्वियसली पोल्काडॉट के साथ इसका कंप्लीटली इंटीग्रेशन है। कुछ अगर नेमिंगली अगर देखोगे, ऐसी एप्लीकेशन जो बड़े अच्छे लेवल पे एस्टेब्लिश हो, क्रस्ट नेटवर्क के जो सर्विसेज उसका यूज करती हैं। यूनिस्वैप, वन ऑफ द बिगेस्ट डेक्स ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, इज यूजिंग क्रस्ट नेटवर्क सर्विस। एव एंड पोल्काडॉट के जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है, मोस्ट ऑफ आर यूजिंग क्रस्ट नेटवर्क सर्विस, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके फंक्शनिंग की मैकेनिज्म एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से काफी पॉपुलर हुआ था। ये क्या करता है कि इसमें बहुत सारे नोड्स अवेलेबल हैं। जब भी किसी फाइल को स्टोर करता है तो उसके बहुत सारे रेप्लिका, यानी एक जैसे फाइल के मतलब इनक्रिप्टेड रेप्लिका क्रिएट करता है और उनको अलग अलग नोड पे मतलब स्टोर करता है। रेंजिंग बिटवीन 30 to 80 इतने रेप्लिका जनरेट होंगे और अलग अलग नोड पे मतलब वहां पे अपलोड हो जाएंगे। ये इसलिए करता है कि इनकेस कभी ऐसा हो कोई नोड डाउन भी चला जाए, डाउन टाइम फेस कर रहा हो, तब भी किसी यूजर को प्रॉब्लम ना आए अपनी फाइल को एक्सेस करने में, और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, और ये पूरी तरह से इनक्रिप्टेड करके तभी वहां पे सेव करते हैं। इवन जो नोड ऑपरेटर होते हैं वो भी फाइल का डाटा होता है उसको एक्सेस नहीं कर पाते। ये इसका काइंड ऑफ मैकेनिज्म इसको काफी पॉपुलर इनिशियली बनाया था। एंड अगर इसकी सर्विस देखोगे काफी चीप है। 1 GB का डॉलर का कुछ एक फ्रैक्शन हिस्सा में, इवन 1 सेंट से भी कम हिस्सा 1 GB डाटा 1 साल के स्टोर करने के लिए चार्ज करता है, तो काफी कम है उस वे में अगर देखा जाए तो। अगर एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो 20 मिलियन यहाँ पे मैक्स टोटल सप्लाई दिखाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इनिशियल इतनी मिंट हुई थी, एंड फिर उसके बाद फिर फर्दर इसकी जो मैकेनिज्म स्टार्ट हुई थी। इसमें टॉप 2 वॉलेट देखोगे जिनके पास सिमिलर सप्लाई है 19.1667%। अब इनको जब ओपन करके देखो तो इनमें काइंड ऑफ लाइक आपको टैग दिखेंगे। पहला जो ट्रांजेक्शन डिप्लॉय इसमें हुई है, फिर यहाँ से 1,66,000 समथिंग कॉइन क्या हुए नल एड्रेस में चले गए, और इसी तरीके से दूसरे वॉलेट में आपको एक्टिविटी दिखेगी।
कोई टैग अवेलेबल नहीं है, वेरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है कि पर्सन के साथ हमारा अटैच है, किस चीज से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई लॉक है या कुछ है, ये डिटेल अवेलेबल नहीं है। एंड सर्टेनली काफी अच्छी खासी सप्लाई दोनों वॉलेट्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। रियल टाइम स्टोरेज प्राइस अगर आप देखना चाहोगे, पहले तो यहाँ देख लो 1633 नोड है और लगभग 70 वैलिडेटर है इसके नेटवर्क पे। एंड इतने ज्यादा नोड है तो इस वजह से उतना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। अब जो रियल टाइम स्टोरेज का प्राइस है दैट इज 0.001 और फिर उसके बाद 0001 है। तो इसमें जो 0.001 बेस फीस है और पॉइंट उसके जो 5 जो 6 जीरो बनेंगे उसके बाद जो 1 है वो उसकी CRU पर MB के हिसाब से फीस बनेगी। बाइट फी बोलते हैं, बेसिक फी एंड बाइट फी, उसको कैलकुलेट करके ये यहाँ पे दिखाता है ना। टोटल इश्यूअर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जैसे 25.937 मिलियन है, तो वहां पे जो कॉइन मार्केट कैप पे दिखा रहा है वो अपडेटेड नहीं है, ये चीज ध्यान में रखनी है। एंड इसके साथ साथ कितने वैलिडेटर है, 70 में से 70 वैलिडेटर अभी करंट में इस पे वर्क कर रहे हैं। रिसेंट एक्टिविटीज को देखोगे तो इन्होंने कम्युनिटी रिवार्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें जितना ज्यादा इनके सोशल मीडिया हैंडल्स या पोस्ट के साथ जितना एंगेजमेंट होगा उस हिसाब से ये यूजर्स को रिवॉर्ड करेंगे एंड काइंड ऑफ लाइक मतलब सोशल एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। पिछले वीक की अगर रिपोर्ट देखेंगे, जो बाई वीकली रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, यानी वो अपडेटेड अभी तक कितना है, 150 प्लस प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी इसके साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे 34.3% डिफाई से हैं, अदर में 7% है मेटावर्स, इन्वेस्टर्स, उसके बाद सोशल फाई, गेम फाई, DID, DAO, NFT एंड वेब3 टूल्स, इस तरह के कैटेगराइजेशन किया उन्होंने प्रोजेक्ट का जो इसकी सर्विस को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। नाउ दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ क्रस्ट नेटवर्क। अगर आप देखो किस किसके द्वारा बैक्ड है, वेब3 फाउंडेशन से इसे ग्रांट प्रोग्राम मिला हुआ है एंड सेवरल अदर बड़े नाम भी आपको दिख जाएंगे इनमें। A21 कैपिटल जो यहाँ पे है, ये भी इसमें वन ऑफ द इनके बैकर्स है और इसने भी इसको ऑलरेडी फंडिंग दी हुई है। क्रस्ट नेटवर्क वेब 3.0 स्टोरेज जो मतलब अभी प्रोवाइड कर रहा है, इसका अगर आपको रियल टाइम प्राइस देखना है, रियल टाइम स्टोरेज फी 0.001310 पर जीबी पर ईयर इतना चार्ज करता है। काइंड ऑफ बहुत चीप है कंपेयर टू जो इसके पीयर में है उनसे तो काफी चीप ही है। लेकिन इसमें कुछ इश्यू है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको देखना है किस किस के साथ है, ऑलरेडी पोलकाडॉट, IPFS, लिक्विडिटी, यूनिस्वैप, एव इसकी जो सर्विस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, किस किस के साथ इंटीग्रेटेड है, वो चेंज भी आप देख सकते हो। वेब 3.0 मतलब प्लेटफॉर्म कौन सा, पोलकाडॉट अभी आपने यहाँ पे देखा, पॉलीगन था, एप्टोस, एलरोन, सोलाना, नियर, जैसे सो मेनी ब्लॉकचेन जिनके साथ इंटीग्रेटेड है। एंड क्योंकि पोलकाडॉट का पैर चेन मतलब पे ऑलरेडी मतलब ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब लेयर 1 ही है, क्योंकि जो पोलकाडॉट की रिले चेन है वो लेयर 0 नेटवर्क कंसिडर किया जाता है। एंड पोलकाडॉट वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करने में काफी अच्छा है। सो अगर इसका रोड मैप देखोगे, पहले हम देखते हैं Q1 2023 का। Q1 2023 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ठीक है Q4 2022 तो लगभग निकल ही गया। इसमें ये क्या करेंगे, जो डाटा इंक्रिप्शन जो क्रस्ट मतलब SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, उसमें क्लाइंट डाटा इंक्रिप्शन उस पर वर्क करेंगे, ZK बेस्ड डेटा शेयरिंग पे वर्क करेंगे। एंड उसके साथ आगे अगर देखोगे आप, इन्होंने एक क्वार्टर छोड़ के दिया है, यानी Q1 के बाद फिर Q3 2023। इसमें ऑन चेन डाटा आइडेंटिटी को मैनेज करने पे वर्क करेंगे एंड साथ साथ में VM पे भी काम करेंगे, यानी वर्चुअल मशीन पे। फाइलकॉन ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, ये थोड़ा लेट करेंगे। एंड उसके बाद Q4 में देखोगे तो एक आपको इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड TE अटेस्टेशन मैकेनिज्म। एंड अनदर थिंग, जीरो नॉलेज प्रूफ पे भी वर्क करेंगे और उसमें भी जो MPOW के इंटरफेस उसको डेवलप करेंगे फर्दर वर्जन। ठीक है, ये वर्क कर रहा है, जीरो नॉलेज प्रूफ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ये भी करेंगे, लेकिन काफी लेट करेंगे Q4 2023 में। वर्चुअल मशीन पे भी काफी लेट काम शुरू करेंगे, तब फाइलकॉन की ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, इसलिए फाइलकॉन ने काफी ज्यादा लीड ली हुई है ऑलरेडी इस मामले में। इनका एक वॉलेट भी अवेलेबल है विच यू कैन इजीली यूटिलाइज। क्रस्ट के ऊपर मतलब इसके साथ DF से आपको इंटरेक्ट करना है, यू कैन इजीली इंटरेक्ट, अकाउंट मैनेज कर सकते हो। एंड आप जो भी टोकन्स वगैरह ट्रांसफर करने, दैट इज ऑल्सो यू कैन यूज ओवर देयर। एंड उसको इजीली आप क्रोम वेब जो ऐप स्टोर है वहां से भी आप मतलब एक्सटेंशन डाउनलोड करके वहां से भी यूज कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है, जब भी कोई फाइल इस तरह से रेप्लिका बहुत सारे बनते हैं, इंक्रिप्टेड होकर लोड हो जाते हैं, उसके बाद एक यूनिक ID मिलती है। आप जब भी इसके नेटवर्क पे जाते हो और वहां पे वो ID फिल करते हो, आप इजीली अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इजी टू यूज भी रहना चाहिए। ये इनके अनाउंसमेंट है कि इन्होंने 30th पोलकाडॉट का पैराचेन स्लॉट था उसको सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया था। एंड दैट इज गुड फॉर दिस, क्योंकि पोलकाडॉट के इकोसिस्टम का पार्ट हो चुका है। वेब3 फाउंडेशन ने जो ग्रांट दिया था उसके रिगार्डिंग उसने डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की थी सितंबर 8 2020 में, पर इसको मिला था डेफिनेटली। और इसकी जब आप देखोगे न्यू रन टाइम मॉड्यूल एंड DF की कैटेगरी में क्रस्ट नेटवर्क को आप स्पॉट कर सकते हो कि इसको जेन्युइनली वहां से ग्रांट मिला था।
अब हम थोड़ा सा देखेंगे टोकनोमिक्स पार्ट को, लेकिन टोकनोमिक्स पार्ट देखने से पहले आपको एक डेट याद रखनी है, इसका मेननेट कब लाइव हुआ था, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस डेट के रेस्पेक्ट में, ताकि आपको क्लियर रहे। इसका जो मेननेट लाइव हुआ था सितंबर 1 2021 को, 1 सितंबर 2021 को उसका मेननेट लाइव हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में आपको काफी चीजें दिखेंगी, तो इस चीज को ध्यान रखना। ना अगर इनका व्हाइट पेपर ओपन करोगे तो व्हाइट पेपर में पहले तो 2 व्हाइट पेपर हैं, जिनमें एक में आपको दिखेगा इकोनॉमिक वाला, दूसरा टेक्निकल वाला, ठीक है। तो टेक्निकल वाले में कौन सा कंसेंसस यूज करते हैं, किस तरह से इंक्रिप्शन होता है, किस तरह से फाइल लोड होती है, कैसे ट्रूली डिसेंट्रलाइज बनता है, इस तरह की एक्टिविटीज मतलब जो सर डिटेल है उसमें अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स वाले में आप जब देखोगे तो इसमें इसका टोकनोमिक्स से जुड़ी हुई जनरेशन, बर्निंग मतलब और मिंटिंग से जुड़ी हुई जो डिटेल है वो अवेलेबल है। तो इनिशियली क्या हुआ था, ध्यान से देखना, 20 मिलियन CRU टोकन जनरेट किए थे उन्होंने, जो ERC-20 वाले आपको दिख रहे हैं टोटल, वहां पे मैंने एक्सप्लोर पर दिखाया था वो वाले। इसमें से 25% यानी 5 मिलियन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, इसके बाद 10% यानी 2 मिलियन टोकन रखे इकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर 5 मिलियन रखे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, 4 मिलियन टेक्निकल टीम के लिए, एंड उसके बाद 4 मिलियन रखे इन्होंने फाउंडेशन रिजर्वेशन के लिए, फाउंडेशन के लिए रिजर्व है। अब ये किस तरह से सर्कुलेशन में आते हैं इसको हम वेस्टिंग शेड्यूल में देखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी इनकी जो मिंटिंग मैकेनिज्म उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो अगर आप दूसरा चार्ट देखोगे, यहां से आपको चीज क्लियर होगी कि जैसे मेननेट लाइव होने के बाद किस तरह से इसकी मिंटिंग शुरू हुई। तो पहली साल में जो इसका इन्फ्लेशन रेट था वो 25% का था, यानी 5 मिलियन कॉइन सर्कुलेशन में आए थे फर्स्ट ईयर में, ये आप देख सकते हो। इसके बाद इनका सिस्टम क्या है, हर साल 12% ये घटता जाएगा, यानी उस 25% का 12% हिस्सा घटता जाएगा तब तक जब तक 2.8% लॉन्ग टर्म में फिक्स ना हो जाए। तो एक्चुअली इसके इन्वेस्टर्स पर डबल मार पड़ी थी, एक तो वेस्टिंग शेड्यूल से वहां से आना शुरू हुए, और दूसरा क्या हुआ, यहां से हैवी इन्फ्लेशन शुरू हुआ इश्यूएंस की वजह से, और इसकी वजह से क्या हुआ, उसका प्राइस बहुत ज्यादा डाउन चला गया। अभी करंट डेट में देखोगे तो काफी ज्यादा डाउन आया। कहाँ उसने एक टाइम पे बहुत अच्छा खासा मोर देन $100 $150 के आसपास उसने हाई लगाया था। सो दूसरी साल में जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा वो 17.6% का रहेगा, यानी 17.6%। तीसरी साल में रहेगा 13.17%। तो इस तरह से ये चीज ध्यान में रखनी है। ये चार्ट आपको दिख जाएगा CRE इश्यूएंस का, कैसे करके घटता जाएगा और आगे चल के कम होता जाएगा। तो एक तो यहां से भी इन्फ्लेशन में आ रहे हैं कॉइन्स, और उसके बाद जो वेस्टिंग शेड्यूल से वहां भी सर्कुलेशन में आ रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इनकी बर्न मैकेनिज्म पे। इन्होंने क्या चीज मेंशन की है, इसी के नीचे यहाँ पे देखोगे, अगर कोई नोड है जो मैलिशियस बिहेवियर करता है तो उसके जो स्टोर मतलब स्टेक्ड CRU टोकन्स होंगे कॉइन्स, उनको मतलब ये जब्त कर लेंगे और उसमें से सर्टेन हिस्सा उसका बर्न कर देंगे। एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है, एंड सम विल बी प्लेस्ड इन द ट्रेजरी अकाउंट एज ए रिजर्व, कुछ ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देंगे रिजर्व के तौर पे। एक लाइन और मेंशन की, सम ऑफ द फीस इनकर्ड बाय ट्रांजैक्शन इन द नेटवर्क विल बी डायरेक्टली बर्न्ड एंड द रेस्ट विल बी एलोकेटेड टू द नोड दैट जनरेट्स द ब्लॉक। कुछ हिस्सा जो मतलब इनकी फीस जो जनरेट होगी उसका कुछ हिस्सा बर्न कर देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा होगा वो जो भी ब्लॉक जनरेट करेगा उस नोड को मिल जाएगा। तो कितना परसेंटेज बर्न होगी ये चीज इसमें डिफाइन नहीं है कि बर्न कितना होगा, और क्योंकि अभी इनका जो नेटवर्क है वो काफी कम यूज हो रहा है, 3% मैक्सिमम यूज हो पा रहा है, जबकि इनका जो स्टोरेज अवेलेबल है 1200 पेटाबाइट का है उसके कंपेरिजन में, तो कम यूज हो रहा है। तो कम ही मतलब इस पे अभी ट्रांजेक्शन हो पा रही है, जिसकी वजह से कम बर्न हो पा रहा है। तो बर्न मैकेनिज्म तो इतना सस्टेन्ड नहीं है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे कि जो भी होगा एडिशनल एडवांटेज ही होगा अगर ज्यादा बर्न हो जाएगा, अदरवाइज इसको हम हटा के चलेंगे ना। अब आते हैं थोड़ा सा वेस्टिंग शेड्यूल पे, क्योंकि ये तो हो गया इश्यूएंस वाला। 20 मिलियन जो इनिशियली इश्यू हुए थे उसका वेस्टिंग शेड्यूल क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था मार्केटिंग, कम्युनिटी और फाउंडेशन और टेक्निकल टीम के लिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दें। डायरेक्ट आते हैं कि इसका वेस्टिंग शेड्यूल क्या है। प्राइवेट राउंड में जो टोकन दिए थे उनका 50% जो टोकन थे वो TG के टाइम पे, टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे सर्कुलेशन में आ गए थे। जो 85% लॉक्ड थे वो कब आए थे, जो मेननेट लाइव होने के बाद 1.5 साल में सर्कुलेशन में लीनियरली आए थे, यानी मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 1.5 साल में। उस हिसाब से देखा 1 सितंबर 2021 को इसका मेननेट लाइव हुआ था, तो आप ऐसा समझ लो मार्च 2023 तक ये सर्कुलेशन इस कैटेगरी सर्कुलेशन में आएंगे, और उसके बाद फिर यहां से आना बंद हो जाएंगे। सीड राउंड में जो टोकन इन्होंने अवेलेबल कराए थे, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो पहले फुली लॉक रहेंगे एंड विल रिमेन लॉक फॉर हाफ अ ईयर आफ्टर द मेननेट गोज लाइव, यानी मेननेट लाइव होने के बाद आधी साल तक ये लॉक रहेंगे और उसके बाद फिर 1.5 साल में लीनियरली सर्कुलेशन में आएंगे। तो आप ऐसा समझ लो जून 2023 तक सीड राउंड से भी सर्कुलेशन में आएंगे ना। उसके बाद फिर आते हैं BD एंड मार्केटिंग में। सो इसमें इन्होंने मेंशन किया था क्रस्ट फाउंडेशन विल रिव्यू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने पे वो रिव्यू करेंगे कि किसमें से कितने अनलॉक करने आएंगे या नहीं आएंगे, एयर ड्रॉप करने
या फिर इंसेंटिव देना, जो भी मार्केट एक्टिविटी में यूटिलाइज करना है, तो कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है कि कितना किस टाइम पे आएंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी देखो कि काइंड ऑफ लाइक सिमिलर है, हर 6 महीने पे ये इसको रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ से कितना मतलब अनलॉक होना चाहिए और मतलब सर्कुलेशन में लाना चाहिए। तो इसकी भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। फाउंडेशन के पास जो है उसमें क्या है, विल बी लीनियरली अनलॉक्ड ओवर 2 years, 2 साल में सर्कुलेशन में आएंगे आफ्टर द mainnet goes live। September 1st 2021 mainnet लाइव जाने की डेट है। तो यहाँ से जो सर्कुलेशन में आएंगे वो सितंबर 2023 तक, क्योंकि मतलब 1 सितंबर 2021 के बाद अगर 2 साल देखोगे तो 1 सितंबर 2023 तक सर्कुलेशन में इस कैटेगरी से भी आएंगे। टेक्निकल टीम वाला भी सिमिलर है, मतलब पहले तो फुली लॉक्ड रहेंगे एंड विल बी लीनियरली अनलॉक्ड ओवर 2 years आफ्टर द mainnet goes live। mainnet के लाइव होने के बाद 2 साल तक यहाँ से सर्कुलेशन में आएंगे। तो सितंबर 2023 तक यहाँ से भी सर्कुलेशन में आएंगे। अब ये नीचे चार्ट दिया, इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ से हमको पता चलेगा किस टाइम पे लगभग सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में होगी। तो इसमें जो ईच स्लॉट है लगभग 6 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे जो mainnet लॉन्च हुआ है सितंबर 1st 2021 को, तो उसके बाद 1 साल में सप्लाई कितनी होगी। तो अगर हम सितंबर 1st 2023 तक देख लें सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में होगी, अप्रोक्स 30 मिलियन के आसपास सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो ईयर 2 में लिखा है, इस पॉइंट पे लगभग 30 मिलियन हम अज्यूम करके चलेंगे सप्लाई इस टाइम पे सर्कुलेशन में होगी। विद रेस्पेक्ट टू 30 मिलियन हम इसका क्या करेंगे, प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट को देखने वाले। तो क्योंकि ये एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे करके आएगी। 2 साल का मतलब अभी तो मतलब काफी ज्यादा टाइम है, क्योंकि ईच मंथ यहाँ पे देखोगे 6 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो mainnet के बाद 2 साल का टाइम है जब 30 मिलियन तक सप्लाई पहुंचेगी। लेकिन इनिशियली बहुत कम सप्लाई से स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से बहुत अच्छा खासा इसने पोलका डॉट के पैरेचन ऑक्शन के टाइम पे अच्छा खासा हाई मार दिया था। और जिसने टोकनोमिक्स नहीं देखी वो बहुत बुरा फंसा होगा इसमें, और अब मतलब बहुत बुरी कंडीशन में ही होगा। सो अगर आप पहले देखें, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है अगर आप स्क्रॉल पे लगा के देखोगे प्राइस को, $140+ का यहाँ पे और इसने ऑल टाइम हाई मारा है। मार्केट कैप जब देखोगे तो एक सर्टेन टाइम के लिए $2.5 बिलियन की यह मार्केट कैप दिखा देगा, विच इज नॉट ट्रू। इसने मैक्सिमम जो मार्केट कैप अचीव की है $250 मिलियन की अचीव की है, वो भी बुल रन के पीक टाइम पे, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप कॉइन गेको पे जाके देखोगे तो वहां पे ये चीज आपको क्लियरली दिखेगी, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसने इतनी ज्यादा जो मार्केट कैप अचीव नहीं की थी जितना कॉइन मार्केट कैप पे दिखा रहा है। पोटेंशियली बिकॉज ऑफ अ ग्लिच रही होगी, इसकी वजह से ये दिखा रहा है। मैं आपको मैक्स पे लगा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट कैप देखोगे तो देख सकते हो $250 मिलियन के आसपास ही इसकी मार्केट कैप अचीव की थी, और प्राइस वाइज भी आप देखो लगभग $150 जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो वहां पे इसका मतलब कॉइन मार्केट कैप पे ये गलत दिखा रहा है ना। कम टू अ पॉइंट कितना जा सकता है, तो कितना जा सकता है उसके लिए मैंने आपको टोकनोमिक्स पहले ध्यान से समझा दी कि कहाँ से कितना सर्कुलेशन में आएगा। उसके बाद फिर इन्फ्लेशनरी रहेगा, ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि अभी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हैवीली ड्रॉप नहीं होगा, 13% लगभग रहेगा। जब बुल रन का टाइम होगा तब मतलब इसका जो इन्फ्लेशन रेट 13% के आसपास रहेगा ना। अगर 30 मिलियन सप्लाई होती है तो इसमें अगले बुल रन तक $600 मिलियन की मार्केट कैप फिजिबल दिख रही है, अचीव कर सकता है। अगर $600 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है और 30 मिलियन उस टाइम पे अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है तो उस टाइम पे $20 पे ट्रेड करेगा, एंड $20 पे जब ट्रेड करेगा तो यहां से लगभग 33x कर देगा, यानी 33 गुना। विद रेस्पेक्ट टू अगर मार्केट कैप देखोगे, मार्केट कैप इन द सेंस अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, इसकी मार्केट कैप लगभग $10 मिलियन की है। तो अगर मार्केट कैप के टर्म में देखोगे तो 600 मिलियन मार्केट कैप विद रेस्पेक्ट टू 10 मिलियन मार्केट कैप लगभग 60 गुना बनेगा। लेकिन वो 60 गुना कब आप अचीव कर पाओ, क्योंकि अभी देखो मार्केट कैप में ज्यादा एप्रिसिएशन दिखेगा नहीं, टोकन सर्कुलेशन मतलब जो कॉइन है वो सर्कुलेशन में आते रहेंगे, और इसकी वजह से इसके प्राइस में फर्दर डायल्यूशन भी एक्सपेक्टेड है। इसको अगर आप बाई करो तो जितना लेट बाई करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और अगर आप प्रेफरेबली बाई करना शुरू करो तो मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूं कब से आपको बाई करना इसको शुरू करना चाहिए। आप ऐसा समझ लो जुलाई या सितंबर 2023 से इसको बाई करना शुरू करोगे, और इनिशियली कम और फिर धीरे धीरे करके अगर अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो इसमें आप अच्छा खासा रिटर्न उठा पाओगे। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने अभी से बाई करना शुरू कर दिया तो अभी तो इन्फ्लेशन फेज में रहेगा मार्केट में, यू ऑलरेडी नो, आप मार्केट की कंडीशन से अपडेटेड हो गए। हाल फिलहाल में अच्छा खासा कुछ मार्केट में एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलने वाला, तो उस हिसाब से इसके प्राइस में डायल्यूशन ही एक्सपेक्टेड है। यू कैन एड इट इन द वॉच लिस्ट, और आगे चल के मतलब बाई करने के जो आगे फर्दर सिनेरी होगा उस हिसाब से हम फर्दर अपडेट करेंगे कि इसको कब बाई करना चाहिए। एज ऑफ नाउ इसको बाई नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।